नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दास गुप्त। आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के न्यायालय परिसर में, जहां न्यायालय द्वारा विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से साइबर अपराधों की जानकारी लोगों को कैसे हो, वे कैसे बचे, कैसे फ्रॉड से, इस विषय में जो शिविर आयोजित है, तमाम अधिवक्तागण और तमाम गणमान्य नागरिक वहाँ उपस्थित हैं। आइए आपको मिलाते हैं क्या कुछ जानकारी दी जा रही है। जैन साहब को दिल से बहुत बहुत हार्दिक आभार, जिन्होंने कि आज ऐसा कार्यक्रम अपने न्यायालय परिसर में रखा जो कि बहुत ही आवश्यक है। और उनके साथ साथ हमारे अधिवक्ता संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे वरिष्ठ वकील अधिवक्ताओं को दिल से आभार, जिन्होंने इस मंच में आकर एकत्रित होकर ऐसी जानकारी को हासिल करने का अपना अमूल्य टाइम दिया है। आज के दिन हम यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं कि साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जो कि न केवल किसी क्षेत्र विशेष तक बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड तक फैला हुआ है। और इसके शिकार कमजोर वर्ग के लोग कम हो रहे हैं और जो मजबूत वर्ग के लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा अच्छे पोस्ट पर हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं। और जब वो हो जाते हैं तो ये बड़ी चिंता की बात होती है, क्योंकि अगर अशिक्षित व्यक्ति के साथ कुछ घटना घट जाए तो ये बात मानी जा सकती है कि हाँ, वो अशिक्षित था इसलिए उसके साथ घटना घट गई। लेकिन एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट और यहाँ तक कि बड़े बड़े स्तरों में बैठे पदाधिकारियों के साथ अगर ऐसी घटना घट जाती है तो वो कई बार तो ऐसा उनके साथ हो जाता है वाक्यांश कि वो अपनी बात को किसी दूसरे तक बताने में भी शर्मसार होते हैं और इस चक्कर में उस शिकार से उबर नहीं पाते। और जब तक में वो अपनी बात को दूसरे को बताते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब हम समय का अभाव है, इसलिए हम सीधे पॉइंट की बात करते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो कि फिजिकली तौर पर नहीं बल्कि वर्चुअली तौर पर इंटरनेट के जरिए, एक दूसरे मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए हमारे आपके साथ अपराध घटित करता है। और वो यहाँ तक कि फाइनेंशियल फ्रॉड से लेके वीडियो सेक्सटॉर्शन तक, मतलब हमको फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरीके से हमको वो चोट पहुंचाता है और उसके हम शिकार हो जाते हैं। इस कड़ी में हम आपको बताते हैं कि हम आपको ये बताएंगे कि अपराध, साइबर क्राइम के अपराध कितने प्रकार के होते हैं और ये अपराध अगर आपके साथ घटित हो जाते हैं तो इससे बचाव का क्या तरीका है। क्योंकि अगर हम केवल क्राइम बताएं तो क्राइम तो हर कोई जानता है, लेकिन उससे बचाव का उपाय हर एक के पास नहीं है। क्योंकि हम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई इंडियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ से साइबर क्राइम की स्पेशल डिग्री हासिल की है और उस डिग्री के पढ़ने के बाद हमको ये पता चला कि साइबर क्राइम वाकई में कितना कारगर है। अगर इसको पढ़ाई हम ना किए होते तो आज हम आप लोगों के सम्मुख न खड़े हो पाते। हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट तरीके का अपराध जो कि इस समय में 2024 में बहुत तेजी से फैला हुआ है और इसका तोड़ लगभग न के बराबर है। ये होता है सिम स्वैपिंग। क्या होता है? सिम स्वैपिंग। ये सिम स्वैपिंग एक ऐसा फ्रॉड है जिसके जरिए हर एक, आज के डेट में हर एक के पास मोबाइल होती है और सिम इस्तेमाल करते हैं और हमारी सिम कोई दूसरा अगर इलीगल तरीके से वो हासिल कर लेता है, वो चालू करवा लेता है, रिएक्टिवेट करवा लेता है और हमको पता भी नहीं चलता और उसके जरिए हमारे फाइनेंशियल चोट पहुंचाता है। वो फाइनेंशियल फ्रॉड कर जाता है और हम जब तक में ये पता चलता है हमको कि हमारे अकाउंट में सेंध मारी हो गई, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये होता कैसे हम आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम अपना प्राइवेसी, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरीके की जितनी भी प्राइवेसी हैं, इसको हम कहीं ना कहीं दे देते हैं, चाहे बैंक हो, चाहे कियोस्क हो, चाहे तो CCSC सेंटर हो। इस तरीके से हम अपना प्राइवेसी कहीं ना कहीं देते हैं। अब वो लोग मांगते हैं और ये अपराध छोटे मोटे लोग नहीं कर पाते। इस अपराध में ज़्यादातर वो लोग शामिल होते हैं, चाहे बैंक वाले हों, चाहे CSC वाले हों, चाहे आधार केंद्र वाले हों, चाहे तो जो कि रिटेलर लोग होते हैं जो सिम एक्टिवेट करते हैं, उन लोगों की मिली भगत होती है। और वो करते क्या हैं कि आपके कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज को सामने वाले अपराधी को दे देते हैं और वो अपराधी एक विक्टिम बन के, क्या बन के? विक्टिम बन के जाता है रिटेलर के पास और वो ये बोलता है कि इस नंबर की हमारी सिम थी और ये किसी कारणवश या तो खो गई है या तो बंद हो गई है, तो हमको क्या कीजिए कि ये नई सिम, हमको इसी नंबर की नई सिम प्रोवाइड करा दीजिए।
और वो जितनी भी गोपनीय दस्तावेज हमारा है वो हासिल किए हुए होता है पहले से, और उस दस्तावेज के बलबूते वो क्या करता है कि नई सिम एक्टिवेट करवा देता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिम आपके पास है तो वो एक्टिवेट कैसे करवा सकता है। देखिए होता क्या है कि जब विक्टिम बनता है, मान लीजिए हमारी सिम खो गई और हम जाएंगे रिटेलर के पास, तो रिटेलर पूरी तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी उसकी जरूरी इंफॉर्मेशन होगी वो मांगेगा, और जब हम वो दे देंगे तो वो क्या होगा, गुम गया अगर सिम तो करता क्या है कि उस सिम को बंद करने की प्रोसेस कर देता है। जब वो बंद करने का प्रोसेस करता है तो उसमें कुछ टाइम लगता है। सामने वाला फ्रॉडस्टर करता क्या है कि वो विक्टिम बनता है, विक्टिम बन के जाता है रिटेलर के पास जाने के बाद और पूरा हमारा कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज देता है। कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज देने के बाद वो नई सिम एक्टिवेट करवाता है। जब वो नई सिम एक्टिवेट करवाता है तो आपकी सिम बंद होने में और नई सिम एक्टिवेट होने में कुछ टाइम लगता है, एकाएक ऐसा काम नहीं होता है। तो उस टाइम पर क्या करेगा कि जो टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में आपके मोबाइल पर वो मिस कॉल मारेगा। क्या करेगा? मिस कॉल मारेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि वो मिस कॉल क्यों मारता है। मिस कॉल मारने के पीछे उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, वो ये चेक करता है कि आपका मोबाइल डीएक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही आपकी मोबाइल डीएक्टिवेट होगा तो आपका नेटवर्क स्लो हो जाएगा, नेटवर्क आपका काम करना बंद कर देता है, और सामने आपका नेटवर्क सामने वाले के जो डुप्लीकेट सिम इशू करवाया है उसके मोबाइल में पूरा नेटवर्क आपका चला जाता है। तो जब वो पूरा नेटवर्क उसके पास चला जाता है, उसी दौरान क्या होता है, वो ये इतना पापड़ वो इसलिए बेलता है कि जब आपके फाइनेंशियल बैंक अकाउंट में जब वो शेयरमानी करने का प्रयास करता है तो उसको एक ओटीपी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? ओटीपी। वो ओटीपी आप किसी कीमत पर देंगे नहीं उसको। वो हासिल करने के लिए वो क्या करता है कि दूसरी सिम एक्टिवेट करवाता है। दूसरी सिम एक्टिवेट करवाने के बाद जब वो आपका सिम उसके पास चला जाता है तो जो कुछ भी वो उसमें प्रोसेस करता है तो लास्ट में जब ओटीपी आती है तो वो ओटीपी उसके पास खुद से मिल जाती है। अब वो उसको जरूरत नहीं होती कि आपसे वो किसी तरीके की इंफॉर्मेशन मांगे, क्योंकि केवल उसको आवश्यकता पड़ती है ओटीपी की, और वो केवल ओटीपी लेने के लिए इतना सारा प्रोसेस करता है। जैसे ही ओटीपी उसको मिल गई तो वो क्या करता है कि आपका अकाउंट को आपके अकाउंट में वो जितना चाहे तो ट्रांजैक्शन, जितनी आपकी लिमिट होगी उस लिमिट के हिसाब से वो ट्रांजैक्शन कर लेगा। और जब वो ट्रांजैक्शन करता है तो ट्रांजैक्शन वो सीधे अपने अकाउंट में नहीं रखता। वो एक वोट मान लीजिए आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया, अपने अकाउंट में पहली बार वो अपने अकाउंट में करेगा नहीं, वो किसी न किसी दूसरे के अकाउंट में करता है। दूसरे के अकाउंट में करने के बाद वो तीसरे में जाता है, धीरे धीरे करके वो उस जो आपकी सेव मनी होती है उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लेता है। तो जब वो आपके पास मेरा नंबर है, मैंने देखा 7001007 साहब का नंबर है, आवाज भी साहब की है, और मैं प्रयागराज आया था और गाड़ी बुक करनी है, आया तो किराए के लिए लेनी है, और मेरा फोन पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है सर, बताए कैसे करना है, जो भी माध्यम जो चलाते हैं फोन पे कर सकते हैं। तो भेज दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया और इन्होंने उससे फोन पे कर दिया। सुबह जब मैं कोर्ट में बैठा तो जिन साहब ने कहा सर आ गए आप सुरक्षित आ गया। अच्छा सर गाड़ी हो गई थी, कौन सी गाड़ी हो गई थी? अरे सर कल तो आपको 25,000 रुपए भेजे थे गाड़ी वाले के लिए। कौन से 25,000 रुपए भेजे थे यार? अरे सर देखो ये आपका कॉल है, बिल्कुल मेरा नंबर है, मेरी आवाज है, लेकिन वो कॉल मेरा है। वो 700074743 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो किसी ने डमी नंबर क्रिएट करके, और जो इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल की जो बात कर रहे हैं उससे मेरी आवाज क्रिएट करके आपको कॉल करा। कोई अपरिचित नंबर भी जरूरी नहीं है, नंबर भी आपको परिचित ही दिखाई देगा, आवाज भी आपको परिचित ही सुनाई देगी। बशर्ते कि बस इसका सरल उपाय ये है कि जैसे ही आपने कॉल डिस्कनेक्ट किया वैसे ही आप ओरिजिनल व्यक्ति को, जिसको मेरा फोन आया था, मुझे या फिर से कॉल कर लीजिए कि सर मैं पैसे भेज दूं। अब जब आप कॉल करोगे तो वो नंबर, वो वाला मत करना जो आया है, जो आपके पास सेव है मेरा नंबर, उस पर जाकर के कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाकर के आप मुझे कॉल कीजिए, नंबर मेरे पास है। व्हाट्सएप पे तो बड़ा इजी है, मैं सभी आजकल तो सभी आप लोग कोर्ट में भी यूज करते हैं कि जो भी व्हाट्सएप क्लोनिंग है या स्कैनिंग है, हमने इसमें स्कैनर व्हाट्सएप स्कैन कर लिया और सेकंड्स के लिए वकील साहब से कहा जा रहा, वकील साहब आपका फोन देना ही कॉल करते हैं। वकील साहब ने मुझे फोन दिया, मैंने सेटिंग में गए और स्कैन से आपका फोन की स्कैनिंग कर ली। आओ आपका फोन दिया वकील साहब, चलो हमारा नेटवर्क आ गया, आपने
सेकंड्स लगा मुझे, लिया और दिया कि मैं चेक कर रहा हूँ नेटवर्क अपना और देख। अब जो है मैंने वकील साहब तो अपना मोबाइल जेब में रखे और मैंने अध्यक्ष जी को जो है 3 गालियां लिख के भेज दी कि क्या करते कोई व्यवस्था नहीं है ऐसे। अब ये कह रहे यार अच्छा आदमी है ऐसी बातें लिख रहा है। अब इनके पास गए वो लड़के के लिए कि ये क्या भेज रहे फालतू की चीज तो मैंने कुछ भी नहीं भेजा। अब जेब में मोबाइल है कहीं कहते नहीं भेजा, निकालो मोबाइल, निकालेंगे तो इनके मोबाइल में वो सारे मैसेज हैं जो इनको भेजे, इन्हें टेक्स्ट भी नहीं किया। तो ये आज के समय में इतनी सामान्य चीजें हो गई हैं जो हमें सुनने में लग रहा है कि अरे ऐसा भी होता है, मगर ये तो सहज रूप से हो रहा है, सामान्य रूप से हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आपसे बात कर रहे हैं तो उसके लिए आजकल कोई भी व्यक्ति कहीं का भी नंबर जनरेट कर सकता है, किसी का भी नंबर जनरेट कर सकता है, आपके परिवार के सदस्य का नंबर आपको जनरेट करके आपसे बात कर सकता है। संस्कारी कभी किसी को शेयर नहीं किया, कोई मोबाइल पर कोई ऐप ऐसे डाउनलोड नहीं किए, कोई मित्रता नहीं किसी को नहीं, लेकिन वो सुसाइड करे उसके पहले उसकी माँ को उसने ये बात शेयर, और माँ समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, उन्होंने एसपी क्राइम को जो है इस बारे में अवगत कराया। वो साइबर में मामला पहुंचा, साइबर में मामला पहुंचा तो वो मसला क्या था कि वो फोटोग्राफ उसने शेयर कहीं नहीं किए थे, लैपटॉप पर काम करते हुए लैपटॉप खुला हुआ रखा था, स्क्रीन चालू थी, मतलब कैमरा वैमरा नहीं चल रहा था, और वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए उसी कमरे में कपड़े चेंज। अब केवल बंद लैपटॉप और उसके वो पर्सनल फोटोग्राफ यहाँ किसने हैक कर लिए, हम और आप जान गए। तो हम और आप ये जो सोच रहे हैं कि हमने क्या बात की, हम क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये हम और आप जानते हैं। हमने इतने ऐप्स डाउनलोड कर लिए कि अब हमारा कुछ भी पर्सनल और प्राइवेट नहीं। आपके ये यदि एक्सपर्ट होंगे तो आप केवल अपना मोबाइल नंबर देंगे, ना केवल जीमेल देंगे ना ईमेल देंगे, ये आपकी उससे जीमेल निकाल लेंगे। जीमेल निकालने के बाद पूरे 3 महीने की ये हिस्ट्री निकाल देंगे कि 3 महीने पहले 11:21 पर किस दुकान पर खड़े थे, 11:38 पर किससे बात कर रहे थे, 11:41 पर किसके घर में गए थे, ये एक पॉइंट उससे निकाल करके। अब ये सारी चीजें इतनी आगे बढ़ रही हैं, अभी अपन बहुत बेसिक जगह पर खड़े हुए हैं। अभी अपन को ये दिमाग में आ रहा है कि वो दिल्ली से कैसे अंगूठे का रक्त चढ़ाओ तो वो रुक गया, तो फिर कैसे उसका अंगूठा निकाल, ये बहुत पीछे की चीजें है ना, बिगड़ने। जैसा कि आप सबने अभी विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से साइबर अपराधों के बारे में मिस्टर मोहित मिश्रा के साथ माननीय जस्टिस आदरणीय आदेश जैन साहब के माध्यम से जो जानकारी आप लोगों को मिली, मैंने देखा कि माननीय जैन साहब जिस प्रकार की डीपली जानकारी दे रहे थे वह अभी तक मैं कई कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ, अभी हनुमाना में भी कार्यक्रम था, न्यायालय परिसर में भी, लेकिन इस प्रकार की जानकारी मैंने जो देखी, तो ऐसी अगर जानकारी हो तो मैं समझता हूँ अच्छा से अच्छा अपने आप को ठाठ हो वो आप जैसे लोगों को नहीं दिखा सकता। आइए, आज इस शिविर का उद्देश्य क्या था आदरणीय जैन साहब? मोहित मिश्रा जी जो है साइबर में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, और हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे बेंच और बाद में जितने भी हमारे साथी न्यायाधीशगण और साथी अधिवक्तागण वो साइबर से होने वाले अपराधों के बारे में जाने, और ये जहाँ आजकल प्रोफेशनल रूप में तो आगे सारे साइबर क्राइम्स आ ही रहे हैं, तो उसमें नए नए प्रकरणों में कैसे डील करना है उसके बारे में भी जानकारी हो। दिन प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार से हम सजग रह करके साइबर क्राइम से बच सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी और मोटी मोटी बातों के बारे में आज ऐसे अपराध हो रहे हैं साइबर को लेकर के, इस विषय में क्या कहते हैं न्यायालय ने क्या व्यवस्था बनाई है, उससे निजात पाने के लिए या न्याय पाने के लिए क्या व्यवस्था बनाई है? इसके लिए न्यायालय को अलग से कोई व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है। साइबर क्राइम्स के लिए बाकायदा हमारे यहाँ न्यायालय में, और जो भी साइबर क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन होते हैं जब ऐसे मामले आते हैं उनके लिए संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं। मान्यवर, एक
प्रकार का अपराध ये बहुत बड़ा हो रहा है। लोगों के आज 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख के मोबाइल होते हैं और मोबाइल गुमने के बाद सामान्यतः वो FIR भी दर्ज कराता है, लेकिन मोबाइल से, उस मोबाइल नंबर से जब तक कोई बड़ा क्राइम न हो जाए तब तक उस मोबाइल का पता नहीं चल पाता। इस विषय में क्या होना चाहिए? देखिए, मोबाइल चोरी होना एक सामान्य घटना का हो गया, लेकिन आजकल के चोर जो है वो इतने सजग हो गए हैं कि वो चोरी और लूट की घटना करते समय मोबाइल नहीं ले जाते, क्योंकि मोबाइल जैसे ही ले जाते हैं वैसे ही उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। जब तक वो मोबाइल चालू नहीं करते हैं या मोबाइल में दूसरी सिम नहीं डालते हैं, सबसे पहला काम तो जैसे ही मोबाइल चोरी होता है उसकी सिम निकाल करके फेंक दी जाती है ताकि वो लोकेट ना हो पाए। लेकिन IMEI नंबर जो उसका होता है और जैसे ही दूसरी सिम उसमें डाल दी जाती है तो वैसे ही टावर लोकेशन से मोबाइल को पाया जाता है। और इस पर आजकल बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन होने लगा है, तो मोबाइल चोरी की घटनाएं कंपेरेटिवली काफ़ी कम हुई। लेकिन सर, इसमें कई बार देखा गया है, मेरे पास कई ऐसे प्रमाण है, इसमें जब तक अपराध उस नंबर से नहीं होता तब तक पुलिस भी उस पर सजग नहीं होती, सक्रियता नहीं लेती और वो मोबाइल नहीं मिल पाता, चलता भी रहता। कई ऐसे प्रमाण है। ये जो है आर्गूमेंट या अपना तर्क का विषय नहीं, निश्चित रूप से कई मोबाइल नहीं भी मिल पाते हैं। उसके जैसे बड़ा अपराध होता है, घटनाक्रम होता है, तो उसमें जैसे CDR निकालते हैं उसमें मोबाइल की लोकेशन, मोबाइल का डाटा जब निकाला जाता है तो पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट कहीं और लिखी हुई है। लेकिन मोबाइल के लिए पहले कुछ समय पहले भी देखे थे, ऐसा गाड़ियों के साथ भी ऐसा ही होता था, वहाँ कहीं और का होता था, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा होता था उसको हटा करके दूसरी नंबर प्लेट लगा दी जाती थी, फिर ऑफेंस होता था। फिर जब गाड़ी पकड़ी जाती थी इंजन नंबर 33 नंबर आता था, पता चला वो गाड़ी कलकत्ता की है और अपराध मोबाइल में हुआ है। तो वो ये टाइम टू टाइम डिफर करता है कि किस मामले में। सर, क्या संदेश देना चाहिए आज? बस संदेश यही है कि सब अपने अपने मोबाइल का अच्छे से उपयोग करें, सतर्कता से उपयोग करें और जैसे ही कोई अपराध ऐसा होता है तो सबको इस बारे में अवगत कराएं, किसी भी प्रकार की झिझक ना करें। किसी भी के साथ भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ये जो कि डिजिटली होती है, दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है। भाई यहाँ से हम रजिस्टर चोरी करेंगे दिख जाएगा, लेकिन आपके मोबाइल से हम डाटा चोरी करेंगे वो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे समय में आपकी सतर्कता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा यही संदेश भी है और हम सभी अपेक्षा भी करते हैं कि सभी लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आपने देखा तमाम जजेस यहाँ उपस्थित थे, माननीय न्यायाधीश और तमाम अधिवक्तागण, संपत दास लोग